शहजाद चौधरी साहब, किसी को किसी पर एतमाद नहीं रहा। हर बात के बाद जैगम साहब ये बात कह रहे थे, क्या कीजिए, एतमाद का ही बहरान इतना बड़ा हो गया और कोई जिम्मेदार भी नहीं है, तो क्या मामला सॉर्टेड आउट हो सकते हैं? बदकिस्मती से जिस नहज पे, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मामला सुधर जाएंगे। सबसे पहले अनारकी असल में है क्या, जिसको हम अनारकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरी नज़र में इसके भी दो लेवल्स हैं अनारकी के। पहला लेवल है जहाँ कानून बेबस हो जाए। तो हम क्या आज माशरे के तौर पे, एक निज़ाम के तौर पे उस जगह खड़े हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कानून बेबस हो जाएगा या हो जाने वाला है या हो चुका है या उसके इशारे मिल रहे हैं। दूसरा लेवल इससे भी बढ़ के जो आएगा वो आएगा जब लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे। वो आपको असल में एक अनारकी का माहौल उस तरीके का नज़र आएगा। तो हम दोनों ही पहलू के ऊपर नॉक कर रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। बहुत सी जगहों पे कानून हाथों में ले भी रहे हैं लोग। कराची में आपने देखा, सियालकोट में देखा, पिछले 7, 8, 10 साल में इसकी मिसालें मौजूद हैं। लोगों को यकीन नहीं रहा कि शायद उनको उस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक़ है, माशरे का जो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये अनारकी की डेफिनेशन है। लेकिन उससे पहले, अनारकी से पहले एक और स्टेज आती है जिसको कियोस्क कहते हैं, इंतशार। ये इंतशार हमारे यहाँ बड़ी देर से अब तक चल रहा है और मजाक के अंदर, लाइटर मोड के अंदर बात कहते हुए लोग कहते हैं कि दिस कियोस्क हैज़ बीन मूविंग इन एन ऑर्डरली फैशन। यानी हमारा एक इंतशार भी एक निज़ाम के तहत ही चलता रहा है बदकिस्मती से। तो लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक ढील मिलेगी? तो उस ढील की अब मेरे ख्याल में अब एहतताम हो चुका है और अब हम अनारकी के दरवाजे पे पहुंच चुके। उसकी दो स्टेज मैंने आपको बताई। अब जैगम ने बात की मुआशी मामलात की, सियासी मामलात के ऊपर हम हर रोज़ बात करते हैं। एक और चीज़ शामिल कर लीजिए, दहशत गर्दी। वो आती है, जाती है, लेकिन रहती है। डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, किस तरीके से आएगी, किस वक्त में आएगी। और जब ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, अदालती बहरान जो है उसका सवाल हम आगे जाके बात करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है, जब आप इन तमाम चीज़ों को यकजा होता देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को जब तक इस वक्त कोई खड़ा होकर जिम्मेदारी ना ले इस निज़ाम की, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों। मुझे आज मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि फ्लाई ऑन द वॉल बन के आज पता किया जाता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, वहाँ पे क्या बातचीत। बहुत दिलचस्पी है आपको इसमें। हाँ, बहुत। मुझे उसमें ज़रूर एक चीज़ और याद रखें कि इसके नताइज क्या हैं इस किस्म के अनारकी के, जब अनारकी आया करती है उस तरह की, जिस तरह की। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। आपने कियोस की बात की कि अनारकी से पहले कियोस है, और फिर आप एक जिम्मेदारी की बात करें कि अगर कोई जिम्मेदार बने चीजें, और आप खुद ये कह रहे हैं कि अरसे दराज से कियोस है। तो सर, जब कियोस की किसी को समझ नहीं आई, उस इंतशार को नहीं कोई जज कर पाया, उसके लिए कोई लीड करने को नहीं निकला, तो फिर अब कहाँ से कोई आएगा? उस कियोस से, बदकिस्मती से, तमाम जो शोबे मुंसलिक थे, हर एक ने अपना फ़ायदा निकालने की और जांचने की कोशिश की। लोग भूल गए कि एक ऐसा माशरा है 22 करोड़ लोगों का जो कि किसी भी वक्त फट सकता है। मैंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने कमेंट्स के अंदर, आतिश फ़िशां है। ये आतिश फ़िशां कब निकलेगा, कब फटेगा, किसी को इसका अंदाज़ा नहीं है। ये आतिश फ़िशां है, वाकई में 22 करोड़ लोगों का आतिश फ़िशां। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, उसमें ऐड कर दूँ, इस अनारकी का होता क्या है, अगला मरहला क्या होता है? दो चीज़ें हैं। रेवोल्यूशन की तरफ आप कह सकते हैं कि एक इनकलाब आता है, अवाम खड़े हो जाते हैं। फिलीपींस में हुआ, दुनिया भर में इसकी मिसालें मौजूद हैं। लोग सड़कों पे निकल के फिर वो हर चीज़ को तय सुबाला कर देते हैं। एक वो एस्पेक्ट। दूसरा, हमारी तारीख के अंदर से मिसाल, और वो बड़ी अजीब सी मिसाल है, लेकिन एक ऐसा महकमा जिससे मेरा ताल्लुक भी फ़ौज से रहा इनडायरेक्टली, लेकिन वो ये एक ऐसा महकमा जिसने स्टेप इन किया, और जब इस किस्म के मामलात होना शुरू हुए, एक उस खौफ के तहत कि जो कि 75 साल से हमारे साथ कि शायद हमारा मुल्क कहीं खुदा न खास्ता कुछ बहुत बड़ा या कहीं इसके हिस्से बखरे ना हो जाएं, उस वक्त वो आके फिर टेक ओवर कर लेता है। ये इसके 2-3 तरीके हैं जिससे ये हल होता है। तो मुझे नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह होगा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता उन रस्तों पर चल रहे हैं। लेकिन सर, मैंने कहा, आप इसके बहुत बार इशारे, वैसे ऐसे आप बातों बातों में हमें गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं। आपको लग रहा है मतमी तौर पर जारी, क्योंकि 75 साल में उससे खैर नहीं बरामद हुई? जी बिल्कुल, कभी भी खैर बरामद नहीं होती, क्योंकि जब भी निज़ाम अपनी जगह से उखड़ जाता है, तो जब भी उखड़ा हुआ निज़ाम है वो नुकसान ही देगा ना हमेशा। तो इसलिए जब तक आपका निज़ाम चलता रहना चाहिए। हम कल भी बात कर रहे थे कि ये जो आइन बनाया गया, ये मामलात को चलाने के लिए बनाया गया, ये मामलात को रोकने के लिए नहीं बनाया गया। हम क्या करते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं आइन के लूप होल्स को, कि जी इसको किस तरह रोका जा सकता है इस काम को।
तो आपको सल्तनत को, मुमलिकत को, अवाम को, मुआशरे को आगे लेके चलना है ना, हम आइन को गलत इस्तेमाल। बिल्कुल। अफसार साहब, आपकी तरफ आने से पहले ये कुछ वाकयात है जो पिछले दिनों के, मैं इसको पहले यहाँ कोट करूंगी। इंतशार की बात हुई और केओस पैदा करने वाले क्या वही लोग हैं जो उसका फायदा उठाते हैं? यहाँ ये गुफ्तगू हुई कि फायदा उठाने वाले कौन है। सूबाई वजीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूब जमान ने अपने पीए को शादी पर डॉलर्स का हार और सोने का ताज तोहफे में दिया, पिछले दिनों की खबर है। और 2 दिन पहले खबर यह भी रही कि जब असेंबली में बताया गया ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कि यहाँ लाहौर में, पंजाब में एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पर सलामियों की मद में महज 72 करोड़, बाकी मामला अलहदा हैं जो गिफ्ट्स हैं। ये क्या माशरती रवैये हैं कि अमीरों के घरों पे या वो लोग जो इंतजामी मामलात में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं या रहते हैं, जब वहां छापे पड़ते हैं तो करोड़ों कैश में मिलता है, गरीब को रोटी मुयस्सर नहीं हो रही और जिम्मेदार कोई नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत इस हुकूमत को, ये हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमत को, अवाम रोटी को तरस रही है। सवाल क्या है आपका? सर सवाल तो हमारा वही है कि कहां लेके जा रही है सब मिलकर। केओस क्रिएट करने वाली हमें लीड तो नहीं कर रहे। देखिए, आपने कहा जिम्मेदार कौन है, वो तो महात्मा इमरान खान साहब ने बता दिया जिम्मेदार कौन है। आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि जनरल बाजवा इसके जिम्मेदार हैं और मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत तो ज़िम्मेदार है और 10 महीने में इन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं, बहुत सुस्त मामलात को चलाया है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हमारे सादिक और अमीन साहब का बयान ईमानदाराना है, बिल्कुल सच है, तो इस हुकूमत के 8 महीनों में भी जनरल बाजवा ही आर्मी चीफ थे। खान साहब के अपने दौर में जनरल बाजवा को 3.5 पौने 4 साल दोनों ने ऐसे इकट्ठे यारे गार की तरह, दोस्तों की तरह गुजारे कि लोग हसद करते थे। रश्क तो करते ही होंगे, हसद करते थे। इतनी प्यारी दोस्ती थी, इतनी करीबी दोस्ती थी दोनों की कि कहते दरमियान में से शायद हवा भी नहीं गुजरती थी। उस वक्त खान साहब को क्यों नहीं पता चला कि ये जनरल बाजवा इस मुल्क की जड़ों में जड़ें काट रहा है? उस वक्त अगर पता चला तो खान साहब ने वो 3.5 साल, पौने 4 साल क्या किया, हमें बताएं। क्या खान साहब एक कठपुतली बनने के लिए वहाँ पे मौजूद थे? सिर्फ प्रोटोकॉल इंजॉय करने के लिए वहाँ पे गए थे? सादिक और अमीन का लक़ब लेकर रियासत मदीना कायम करके वो क्या कर रहे थे जब जनरल बाजवा इस मुल्क की जड़ों को काट रहे थे? ये मेरा सवाल है उनसे। वो मुंतखब वज़ीर आज़म थे, वो बताएं। और ये जो 10 महीनों में से 8 महीने ये जनरल बाजवा अगर तब सब कुछ कर रहा था, तो इन 8 महीनों में भी जनरल बाजवा ही कर रहा था। और जो 2 फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं इस दौर में और 4 पिछले दौर में, तो ज़ाहिर है इमरान खान की बयान में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है। और मैं अब खुल के बात नहीं करना चाहता, फिर हो सकता है मेरी आवाज़ म्यूट ही कर दी जाए, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि जनरल बाजवा का रोल बहुत अहम था। 6 साल जो उन्होंने गुजारे हैं और जिसका नाम बाजवा डॉक्ट्राइन था। सवाल मेरा इमरान खान से भी है और सवाल मेरा शहबाज शरीफ से भी है कि अगर जनरल बाजवा इस मुल्क की जड़ें काट रहा था तो वो क्या कर रहे थे दोनों वज़ीराए आज़म? इमरान खान भी अपने 3.5 साल, पौने 4 साल का हिसाब दें और शहबाज शरीफ भी अपने 10 महीनों का हिसाब दें, फिर बात बनेगी। फिर पता चलेगा अनारकी इस मुल्क में लाता कौन है। फिर पता चलेगा कि जहाँ जो हल हम जिसको समझते हैं कि टेक ओवर हल है, तो वो इस तरफ हालात क्यों ले जाए जाते हैं। और उस हम सियासतदानों को तो रोज़ाना पकड़ के मुंह काला करते हैं उनका। अगर तमाम वज़राए आज़म, पहले नवाज शरीफ ने भी यही बात की जनरल बाजवा के बारे में, उसको उनके दौर में भी 1 साल जनरल बाजवा चीफ रहे हैं, फिर इमरान खान ने ये बात की, दूसरे वज़ीर आज़म ने, अब शहबाज शरीफ के दौर में भी यही इल्ज़ाम बाजवा पे लग रहा है। तो 3 वज़राए आज़म के दौर तो उन्होंने एंजॉय किए, उनसे क्यों नहीं पूछा जाए? और सॉरी, बीच में आए हमारे वो 3 तो नहीं, निगरान भी डाल लीजिएगा, 4-5 हो गए। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। अब ये वज़ीर खजाना गिने, अगर मैं 18 के मार्च से 23 के मार्च तक देखूं तो 6-7 लगे। मुझे क्या ये वज़ीर खजाना भी कोई और लगाता रहा है? जी जी बिल्कुल और लगाता रहा है। जनरल बाजवा लगवाते रहे वज़राए खजाना। कहना चाहिए खुल के, इमरान खान के वज़राए खजाना बार बार तब्दील करवाए जनरल बाजवा ने। मिफ्ता इस्माइल और असद उमर मिल के प्रेजेंटेशन तैयार करते रहे जनरल बाजवा के लिए। और इस दौर में भी, शहबाज शरीफ के दौर में भी, मिफ्ता इस्माइल पसंदीदा फाइनेंस मिनिस्टर था जनरल बाजवा का। ये बातें सबको मालूम है, करता कोई नहीं है। और ये जब हम वो जो आपने निगरान वज़ीर आज़म का नाम लिया, वो तो जनरल बाजवा नाश्ते में खा जाते थे, यूट्यूबर का वो सुनते हुए ना, शेव करते हुए। उसके बाद ऐसा छोटा मोटा निगरान वज़ीर आज़म तो कोई मसला ही नहीं था। 4 वज़राए आज़म का दौर उन्होंने एंजॉय किया।
और उनसे कोई सवाल कर सकता है, उनसे कोई पूछ सकता है कि ये मुल्क जिस तबाही के दाने पे पहुंचे हुए, किधर है वो बाजवा डॉक्ट्राइन जो पूरे पूरे पेज के आर्टिकल छपते थे पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारात में, और लगता था कि इस सुनहरी दौर शुरू हो गया है मार्कस ऑरेलियस का इस मुल्क में। लेकिन हुआ क्या? आज जिस एनार्की का हम डरा रहे हैं एक दूसरे को दिखा दिखा के, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल मार्शल लॉ किसके कहने पे चला? हमें नहीं पता कि चीफ जस्टिस कौन कौन सा जनरल बाजवा से मुलाकातें करते रहे, कहाँ कहाँ करते रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा तो फिर मुझ पर पाबंदियां लग जाएंगी। मैं अभी भी आपको बता सकता हूं कि किस चीफ जस्टिस की कितनी मुलाकातें जनरल बाजवा के साथ हुई हैं और क्या क्या तय किया गया है इस मुल्क को। मैं उजाड़ नहीं कहूंगा, अपनी तरफ से तो बन के आते हैं मसीहा, लेकिन अकले कुल नहीं है। ये बार बार बताने की जरूरत है कि अकले कुल नहीं है। अकले कुल 23 करोड़ आवाम और उनके नुमाइंदे होने चाहिए और पार्लियामेंट को अपना इख्तियार वापस लेना चाहिए।